नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ईंट का जवाब पत्थर से। सुबह के 7 बजे थे। रमेश जी, जो कभी एक सम्मानित बैंक मैनेजर थे, अपने ही गार्डन में झाड़ू लगा रहे हैं। उनकी पीठ झुकी हुई है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तभी उनकी बहू आकांक्षा अपने मॉर्निंग वॉक से लौट कर आती है। उसने महंगे ट्रैक सूट पहने हुए थे। आकांक्षा दूर से ही चिल्लाते हुए, डैडी जी, ये क्या तरीका है? आपको मैंने कहा था कि घास का एक पत्ता भी ज़मीन पर नहीं दिखना चाहिए। यह देखिए, धूल अभी भी उड़ रही है। आप अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? क्या आप चाहते हैं कि आपके इस बूढ़े शरीर को यहाँ काम करने से हटाकर बाहर किसी सरकारी वृद्धा आश्रम में डाल दिया जाए? रमेश जी कांपते हाथों से झाड़ू लगाते रहे। उनकी पत्नी लता जी दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। रमेश जी दबी आवाज़ में, बेटा, मुझे खांसी आ रही है, मैं कर रहा हूँ। आकांक्षा ने उनके पास आकर अपने जूते से ज़मीन पर धूल झाड़ी। आकांक्षा घृणा से, आपकी यह खांसी और आपकी यह कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। आप इस घर पर एक बोझ हैं। डैडी जी, आपको अपनी उपयोगिता बनाए रखनी होगी। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका बेटा आशीष और मैं आपसे वह बड़ा काम करवाएं जिसके लिए मैंने कागजात पर दस्तखत करवाए हैं। रमेश जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्हें तुरंत उस घटना की याद आई। 2 हफ्ते पहले आकांक्षा एक सादा कागज़ लेकर आई थी। आकांक्षा ने मीठी आवाज़ में कहा था, डैडी जी, यह बस होम लोन के कागज़ हैं। आशीष ऑफिस में व्यस्त है, बस यहाँ एक छोटा सा दस्तखत कर दीजिए, ये ज़रूरी है। रमेश जी ने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए थे। अगले ही दिन से आकांक्षा ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। आकांक्षा ने अब अपने पर्स से एक कागज़ निकाला जो दिखने में हूबहू वही कागज़ था जिस पर रमेश जी ने दस्तखत किए थे। आकांक्षा चेतावनी देते हुए, डैडी जी, आप भूलिए मत, आपके इस दस्तखत ने आपको पूरी तरह मेरे कंट्रोल में डाल दिया है। यह कोई होम लोन का कागज़ नहीं था। यह कागज़ है जो यह साबित करता है कि आपने यह घर स्वेच्छा से हमें सौंपा है, और अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं इस कागज़ का इस्तेमाल करके आपको और माँ जी को किसी भी वक्त इस घर से बेदखल करवा सकती हूँ। रमेश जी की हिम्मत टूट गई। उन्हें लगा कि उन्होंने अनजाने में अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रमेश जी लाचारी से, नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं सब काम करूँगा, प्लीज़ हमें बेघर मत करना, हम बाहर कहाँ भटकेंगे। आकांक्षा ने विजयी मुस्कान दी। आकांक्षा अधिकार जताते हुए, यही मैं चाहती हूँ। अब सुनिए, आज आपको घर के सारे बर्तन साफ करने हैं और मेरी लॉन्ड्री करनी है। और हाँ, अगर आपने लता जी से मदद ली तो यह कागज़ सीधे मेरे वकील के पास जाएगा। आकांक्षा अपने जिम बैग के साथ अंदर चली गई। लता जी रोते हुए रमेश जी के पास आई। लता जी सिसकते हुए, रमेश जी, यह बहू हमें नौकरों से भी बदतर समझती है। हम कब तक यह कागज़ों का डर सहेंगे? रमेश जी निराश होकर, लता, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वह सच में हमें बेदखल कर सकती है तो हमारे पास सिवाय गुलामी के और कोई रास्ता नहीं है। मैं अब काम पर जाता हूँ ताकि हम इस घर में रह सकें। रमेश जी अपने कंधे झुकाए झाड़ू छोड़कर बर्तनों की सफाई के लिए किचन की ओर बढ़ गए। डर और अपमान में पूरी तरह से कैद। किचन में रमेश जी के सामने जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। वह जो हमेशा एक प्रतिष्ठित बैंक मैनेजर रहे थे,
और जिन्होंने कभी हाथ में सिर्फ कलम और चेकबुक पकड़ी थी, आज कठोर जूठन और चिकनाई से भरे बर्तनों को देख रहे थे। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और धोती के पल्लू से आंखें पोंछी। बरसों की सेवा और सम्मान के बाद यह उनके बुढ़ापे का इनाम था। जैसे ही उन्होंने पहला भारी पीतल का भगोना उठाया, उनकी कमर और घुटनों की पुरानी गठिया की दर्द ने उन्हें चेतावनी दी। उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ा। उनकी उंगलियां, जो ठंड में अकड़ चुकी थी, बर्तन मांजने वाले कठोर जूने को ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। हर रगड़ के साथ उनकी पीठ में एक तीखी टीस उठती थी। वह दर्द को नज़रअंदाज करते रहे, क्योंकि घर में रहने की शर्त इस शारीरिक कष्ट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल थी मानसिक अपमान। वह जानते थे कि उनके बेटे बहू ने उन्हें इस हालत में देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उन्होंने गलती से एक प्लेट गिरा दी तो रसोई के दरवाजे से गुजरती उनकी बहू ने एक क्षण भी रुके बिना सिर्फ ताना मारा, बूढ़े, तुझे मैं ज़मीन में गाड़ दूंगी अगर तूने एक और गलती की तो। समझा, अभी तो मेहमान आ रहे हैं, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, जल्दी कर। लेकिन तब तक किचन चमकना चाहिए। रमेश जी ने अपने होठ भींचे ताकि कोई कड़वी बात ना निकल जाए। उन्होंने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया और तेजी से बर्तन मांजने लगे। वह हर जूठन को इतनी जोर से रगड़ रहे थे मानो उस कागजी डर को जिसने उन्हें गुलाम बनाया था मिटा देना चाहते हो। अचानक एक छोटा कप उनके हाथ में आया। यह वही कप था जिसमें उनकी बहू कभी चाय पीने के बाद छोड़ देती थी और जिसे साफ करने का जिम्मा अब उनका था। उन्होंने कप को पानी के नीचे पकड़ा और खुद से फुसफुसाए, यह सब मैं क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ अपने बेटे के चेहरे को देखने के लिए, जिसे हमारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस मजबूरी में रमेश जी का हर काम, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, एक मूक बलिदान था। वह अपनी सारी वेदना और अपमान को अपनी चुप्पी और आंसुओं के घूंट में छिपाए हुए थे, सिर्फ इसीलिए ताकि वह और लता इस घर की चार दीवारी में अपने बेटे के साथ रह सके। लगभग 1 घंटे बाद रमेश जी और लता जी को लिविंग रूम में बुलाया गया। बाहर से शोर आ रहा था। उनके बेटे की बहू के कारपोरेट दोस्त और ऊंचे तबके के मेहमान आए थे। बहू तेज आवाज़ में दिखावे का प्यार जताते हुए, माँ जी, पिताजी, आइए मिलिए सबसे। यह है मेरे ससुर जी मिस्टर रमेश और यह है सासू माँ मिसेज लता। मेहमानों ने अभिवादन किया। लता जी ने डर के मारे जल्दी से दोनों हाथ जोड़ लिए। रमेश जी ने अपने चेहरे पर एक नकली शालीनता की मुस्कान चिपका ली, लेकिन उनकी आंखें थकान और अपमान से लाल थी। मेहमान बहू से बोले, वाह, आपके पेरेंट्स कितने प्यारे हैं और इस उम्र में भी कितने फिट दिखते हैं। बहू ने एक पल रमेश जी की ओर देखा, जिनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, और तुरंत एक नकली ऊंची हंसी हंसी। अरे फिट नहीं, व्यस्त दिखते हैं। सच कहूँ तो हम उन्हें रिटायरमेंट में बिल्कुल विश्वास नहीं करने देते। मम्मी डैडी जी हमेशा से ही बहुत मेहनती रहे हैं। उसने मेहनती शब्द पर जानबूझकर जोर दिया ताकि सबको लगे कि बुढ़ापे में भी ये लोग काम करने के शौकीन हैं। रमेश जी सहमते हुए, उनका चेहरा शर्म से उतर गया। उन्हें लगा जैसे सबके सामने उन्हें घरेलू नौकर घोषित कर दिया गया है। तभी बहू ने नाटक का दूसरा चरण शुरू किया। बहू नम्रता का दिखावा करते हुए, हाँ, ये लोग हैं ही इतने एक्टिव। मैं तो कहती हूँ, जब मैं इन्हें देखती हूँ, ये सुबह इतनी जल्दी उठकर सफाई कर रहे होते हैं और घर को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने तो इनसे कह दिया है कि ये घर के प्रबंधन का काम संभाले,
ताकि मैं अपने ऑफिस पर ध्यान दे सकूं। यह सुनकर मेहमानों के चेहरे पर थोड़ी हैरानी आई, लेकिन बहू ने इसे बड़ी चतुराई से प्रेरणादायक पारिवारिक प्रबंधन बताकर छिपा दिया। लता जी की आंखें भर आई। वह जानती थी कि प्रबंधन का मतलब झाड़ू पोछा और बर्तन धोना है। तभी मेहमानों में से किसी ने गलती से टेबल पर जूस गिरा दिया। ओह, मुझे माफ़ करना, मैंने सब गंदा कर दिया। इससे पहले कि रमेश जी या कोई और कुछ कह पाता, बहू तुरंत रमेश जी की ओर मुड़ी। उसका चेहरा कठोर था। बहू कड़क फुसफुसाती आवाज़ में, जो इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सुन सके, क्या कर रहे हैं आप पिताजी? तुरंत जाकर एक कपड़ा लाइए और यह साफ कीजिए। कितनी गंदगी है। क्या इसीलिए आपको यहाँ रखा है? उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान वापस लाई और मेहमानों से कहा, ये बस ज़रा ओवर एक्टिव हैं, इन्हें तुरंत सफाई चाहिए। मुझे 2 मिनट दीजिए। रमेश जी कांप उठे। सार्वजनिक अपमान के इस क्षण ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उनकी पत्नी लता जी ने उन्हें बेबसी में देखा। रमेश जी ने बिना किसी से आंखें मिलाए दबे पांव किचन की ओर कदम बढ़ा दिए। अपने बेटे के सामने, अपने बेटे की खुशी के लिए, दुनिया के सामने गुलाम बनने के लिए। उनका बेटा जो पास ही खड़ा था, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला। उसने ऐसा जताया जैसे उसने अपनी पत्नी की अपमानजनक बातें सुनी ही नहीं। लता जी जो सोफे के किनारे खड़ी थी, शर्म और बेबसी से ज़मीन में गड़ जाना चाहती थी। रमेश जी जल्दी से कपड़ा लेकर लौटे। उनके हाथ में वह गीला कपड़ा और बाल्टी थी जो इस घर में उनकी नई पहचान बन चुकी थी। बड़े बड़े महंगे जूते पहने मेहमानों के बीच रमेश जी घुटनों के बल झुके और ज़मीन पर फैले हुए जूस को साफ करने लगे। ये देखकर आकांक्षा ने एक पल के लिए भी अपनी मुस्कान नहीं हटने दी जो उसने मेहमानों के लिए चेहरे पर चिपका रखी थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रमेश जी पर पड़ी, उसकी आंखों में एक भयानक घिन आ गई। वह उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी तुच्छ गंदे जीव को साफ करते हुए देख रही हो। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति साफ कह रही थी, यह बूढ़ा अब सिर्फ एक बोझ है जो मेरा काम कर रहा है। रमेश जी ने महसूस किया कि आकांक्षा उन्हें किस नज़र से देख रही है। उनके पुराने मान सम्मान की हर बूंद उस ज़मीन पर गिरे हुए जूस के साथ बह रही थी। उन्हें लगा जैसे उन्हें सिर्फ मेहमानों के सामने नीचा दिखाने के लिए बुलाया गया था। लता जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह चुपचाप खड़ी थी, अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए ताकि कोई उनके कांपते होठ ना देख पाए। रमेश जी की पीठ झुकी हुई थी और वह तेजी से लगभग कांपते हुए हाथों से सफाई कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे सारे मेहमान, उनका अपना बेटा भी, उन्हें नहीं बल्कि उन्हें साफ करते हुए एक नौकर को देख रहा है। रमेश जी और लता जी दोनों शर्म से कहीं मुंह छिपा लेना चाहते थे। उनके बेटे की ओर देखने की उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि वह भी सब मान को नज़रअंदाज कर रहा है। जब रमेश जी ने आखिरी बूंद पोंछ दी तो आकांक्षा तुरंत उनके पास आई। जाओ अब, और हाँ, यह कपड़ा और बाल्टी लिविंग रूम में दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। और तुम, लता जी की तरफ मुड़कर, तुम अभी जाकर खाने का प्रबंध करो। तुम दोनों का नाटक बहुत हो गया। रमेश जी और लता जी बिना कुछ कहे, बिना किसी से आंख मिलाए तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गए जहां उनका सम्मान हमेशा के लिए दफन हो गया था। किचन में पहुंचकर लता जी ने तुरंत रमेश जी को पकड़ा। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि असहनीय पीड़ा थी। लता जी धीमी कांपती आवाज़ में, रमेश जी अब बस।
अब और नहीं सह सकती मैं, अब और नहीं रह सकते यहाँ। रमेश जी ने अपने हाथ में पकड़े गीले कपड़े को सिंक में फेंक दिया। उनका शरीर कांप रहा था। वह खाली निगाहों से सामने दीवार को देख रहे थे। रमेश जी टूटी हुई आवाज़ में बोले, किस बेटे के लिए लता, किस बेटे के लिए रह रहे थे, जिसे यह सब देख कर भी फर्क नहीं पड़ता, जिसने मुझे सबके सामने जलील होते हुए देखा और एक शब्द नहीं बोला। लता जी, हाँ रमेश जी, हमारा साथ दे। यह आस छोड़ दीजिए। वह नहीं देगा, वह हमें नहीं देखता, वह सिर्फ आकांक्षा को देखता है। ये कागजात, ये सब झूठ है। इससे ज़्यादा डर मुझे उस घिन से लगता है जिससे वह हमें देखती है। दिन भर के अपमान और इस अंतिम जिल्लत के बाद ये दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बेटे के चेहरे को देखने के लिए वे इतनी तकलीफ सह रहे थे, वह बेटा अब उनके लिए मौजूद ही नहीं है। शाम को जब मेहमान चले गए और घर में शांति छाई, तो रमेश जी और लता जी ने हिम्मत जुटाई। उनका बेटा ऑफिस के काम का बहाना बनाकर लिविंग रूम में लैपटॉप पर व्यस्त बैठा था। रमेश जी हिचकिचाते हुए, बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। बेटे ने लैपटॉप से नज़र हटाए बिना चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्या है पिताजी, आप लोग फिर शुरू हो गए। मुझे काम है, मैं बहुत थक गया हूँ। लता जी आंसू रोकते हुए, बेटा, आज दिन में जो हुआ, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे पिताजी को सबके सामने उनकी बहुत बेइज्जती की। तुम चुप रहे। बेटे ने गहरी सांस ली, जैसे माता पिता ने कोई बड़ी गलती कर दी हो। बेटा झुंझलाहट में, ओफो माँ, मुझे परेशान मत करो। आकांक्षा बस थोड़ा सफाई पसंद है उसे। मेहमान थे इसीलिए उसने कह दिया होगा। वह हमेशा नहीं करती। प्लीज़ यह रोज़ रोज़ का ड्रामा बंद करो। मुझे इस फालतू की बात के लिए अपने काम से ध्यान नहीं हटाना है। उसने फिर से लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित कर लिया, अपने माता पिता के दर्द को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। तभी आकांक्षा बेडरूम से बाहर आई। उसने बेटे की आखिरी बात सुन ली थी और वह समझ गई कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा भड़क उठा। आकांक्षा जोरदार आवाज़ में, हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे तुम दोनों? फालतू की बात? मेरे मेहमानों के सामने तुम दोनों ने जो नाटक किया वो फालतू नहीं था। वह सीधे रमेश जी की ओर बढ़ी। आकांक्षा आंखें तरेरते हुए, और सुनिए बुढ़े, सफाई पसंद नहीं। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा क्योंकि तुम बुढ़ापे में भी बेकार बैठे रहते हो। तुम पर रोज़ लाखों खर्चा होते हैं और तुम यहाँ सिर्फ ज़मीन गंदी करते हो। और बूढ़ी तू मेरी पीठ पीछे मेरे पति से मेरी शिकायत कर रही हो। आकांक्षा बेटे से नाटक करते हुए, देखो ये दोनों अब मुझे विलेन साबित करने हमारे बीच दरार डालना चाहते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इन लोगों को यहाँ मत रखो। वह इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसने के पास रखी एक किताब उठाकर ज़मीन पर फेंक दी। रमेश जी और लता जी को अब साफ दिख गया था कि उनके बेटे के लिए उनकी कोई इज्जत नहीं है और आकांक्षा उन्हें इस घर में रहने नहीं देगी। वे अपने बेटे से जिस सहारे की उम्मीद कर रहे थे, वह सहारा अब एक अभिशाप बन चुका था। आकांक्षा के गुस्से के विस्फोट और किताब फेंकने के बाद बेटा, जो अभी भी अपने काम में व्यस्त रहने का दिखावा कर रहा था, हरकत में आया। उसने अपनी पत्नी को शांत करने के लिए एक दिखावटी प्रयास किया, ना कि अपने माता पिता के सम्मान के लिए।
आकांक्षा, शांत हो जाओ प्लीज। क्यों इतना हंगामा कर रही हो? पापा, माँ, आप लोग भी क्यों उन्हें इतनी बार टोकते हैं? मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। बेटा, आकांक्षा से फुसफुसाते हुए, बस बस, मैंने उन्हें मना कर दिया है। अब प्लीज़ कोई सीन मत क्रिएट करो। मेरे क्लाइंट्स को पता चला तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मैं कल बात करता हूँ इनसे। बेटा वापस लिविंग रूम में आया, अपने माता पिता की तरफ देखा और फिर से लैपटॉप पर झुक गया, जैसे यह पूरा मामला सुलझ गया हो। रमेश जी और लता जी ने एक दूसरे को देखा। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि बेटे ने उन्हें शांत करने के लिए नहीं, बल्कि आकांक्षा को शांत करने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया था, ताकि उसके क्लाइंट्स को पता ना चले। उनका बेटा अभी भी उन्हें अपनी इमेज के सामने कम महत्व दे रहा था। वे दोनों बिना एक शब्द कहे धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचकर लता जी ने तुरंत अलमारी खोली। लता जी शांत लेकिन दृढ़ता से, रमेश जी, अब 1 मिनट भी नहीं रुकना है। कागजात हो या ना हो, अब यह घर हमारा नहीं है। हमारा बेटा हमें नहीं चाहता। रमेश जी आंखों में गहरी उदासी लिए, हाँ लता, तुम सही कह रही हो। वह बेटा जिसे हमने अपना सब कुछ दिया, वह आज हमें परेशान ना करने को कह रहा है, जबकि अपमान उसकी पत्नी कर रही है। उन्होंने अलमारी से 2 छोटे पुराने ब्रीफ केस निकाले। रमेश जी, हम अपने हाथ से बनाए हुए इस घर की गुलामी नहीं करेंगे। हम कल सुबह जल्दी, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हम उसे या आकांक्षा को एक और मौका नहीं देंगे कि वह हमें और जलील करे। हम अपने आत्मसम्मान के साथ जिएंगे, चाहे कहीं भी रहें। अगले 2 घंटे में रमेश जी और लता जी ने चुपचाप फुसफुसाते हुए सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान, कपड़े, कुछ दवाइयाँ और लता जी की पुरानी धार्मिक किताबें 2 छोटे ब्रीफ केस में पैक कर लिया। रात का खाना उन्होंने खाने से मना कर दिया, यह कहकर कि उन्हें भूख नहीं है। रात भर उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रखा, उस घर में अपनी आखिरी रात काटते हुए, जिसने अब उनके लिए प्यार की जगह अपमान भर दिया था। लता जी फुसफुसाते हुए, यह कैसी आज़ादी है रमेश जी, इतने साल की तपस्या के बाद। रमेश जी, यह आज़ादी नहीं है लता, यह हमारे सम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें खुद को बचाना होगा। उन्होंने अगली सुबह के पहले पहर में निकलने का फैसला कर लिया। वे नहीं चाहते थे कि आकांक्षा को उनके जाने का नाटक करने का मौका मिले। रात के 3 बजे रमेश जी और लता जी ने अपनी यात्रा शुरू की। वे चुपचाप दबे पांव मुख्य द्वार की ओर बढ़े। घर पूरी तरह सो रहा था। उनके बेटे और बहू गहरी नींद में थे, इस बात से बेखबर कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत को हमेशा के लिए खो दिया है। दरवाज़ा खोलने से पहले रमेश जी ने आखिरी बार मुड़कर उस घर को देखा जिसे उन्होंने प्यार से बनाया था, और फिर अपने बेटे प्रशांत की मेज़ पर गए। रमेश जी ने प्रशांत की मेज़ पर एक चिट्ठी रखी और उसके ऊपर सावधानी से एक बंद लिफाफा रख दिया। यह वही लिफाफा था जिसके अंदर वे कागज़ थे जिसका डर दिखाकर आकांक्षा उन्हें गुलाम बनाए हुए थी। उस लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हारी आज़ादी के कागजात। इसके बाद रमेश जी और लता जी ने एक गहरी सांस ली और बिना पीछे मुड़े उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सुबह लगभग 8 बजे प्रशांत और आकांक्षा नाश्ते के लिए किचन में आए।
प्रशांत ने देखा कि रसोई पूरी तरह साफ है, लेकिन कोई हलचल नहीं है। प्रशांत, माँ, पिताजी कहाँ हैं? अभी तक उठे नहीं क्या? आकांक्षा हंसते हुए, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? शायद उन्हें रात में बहुत बुरा लगा हो, लेकिन इतनी सुबह तक सो कैसे सकते हैं? मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा था मुझे टाइम पर नाश्ता चाहिए। जब वे दोनों उनके कमरे की ओर गए तो कमरा खाली था। अलमारी खुली थी और सिर्फ 2 छोटे ब्रीफकेस गायब थे। आकांक्षा खुशी से चिल्लाते हुए, हाँ, आखिरकार मैंने कहा था ना, डरपोक बूढ़े, उन्होंने सच में घर छोड़ दिया। अब यह घर पूरी तरह हमारा है। देखो प्रशांत, हमारा प्लान काम कर गया। आकांक्षा खुशी से उछल पड़ी, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों में चमक थी। अब कोई उन्हें टोकेगा नहीं, कोई उनकी पार्टी में बाधा नहीं डालेगा, और सबसे ज़रूरी, अब इस घर पर सिर्फ उसका राज चलेगा। प्रशांत के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आई। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने माता पिता के साथ गलत किया है, लेकिन आकांक्षा की खुशी और घर के मालिकाना हक की लालसा ने उस एहसास को तुरंत दबा दिया। प्रशांत की नज़र जब लिविंग रूम की मेज पर पड़ी, जहाँ चिट्ठी और लिफाफा रखा था, प्रशांत मेज की ओर इशारा करते हुए, आकांक्षा देखो, यह क्या है? वह टेबल पर रखी चिट्ठी उठाता है और उसे पढ़ना शुरू किया, जबकि आकांक्षा उसके कंधे पर झुककर बेसब्री से देख रही थी। प्रशांत ने पढ़ना शुरू किया, प्रिय प्रशांत, हम जा रहे हैं। हमें पता है कि तुम और आकांक्षा यह सुनकर खुश होंगे। यह घर हमने हमेशा तुम्हारे लिए बनाया और रखा, यह सोचकर कि बुढ़ापे में तुम्हारे साथ हमारा परिवार पूरा रहेगा। लेकिन अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हें इस उम्मीद में पाला कि तुम एक अच्छा इंसान बनोगे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी की हर गलत बात पर चुप्पी साध ली। तुमने अपनी माँ की आंखों के आंसू और अपने पिता का अपमान देखा, और फिर भी अपनी शांति और काम को ज़्यादा ज़रूरी समझा। और प्रशांत, जिस कागज़ के डर से तुम्हारी पत्नी ने हमें गुलाम बना कर रखा, वह इस लिफाफे में है। तुम इसे आकांक्षा के सामने खोलना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम दोनों ने किस चीज़ के लिए अपने माता पिता के सम्मान को बेचा। खुश रहो, और तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी आज़ादी। पिताजी और माँ। चिट्ठी पढ़कर प्रशांत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मन में शर्म और पछतावे का हल्का सा भाव उठा, लेकिन आकांक्षा ने उसे तुरंत झटक दिया। आकांक्षा उत्सुकता से, बस सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी खोलो इसे, देखो क्या है इसमें। शायद बेदखली के कागजात हैं, मैं उन्हें फाड़ दूंगी। आकांक्षा ने उत्सुकता और घमंड के साथ लिफाफा प्रशांत के हाथ से छीन लिया और उसे जोर से फाड़ दिया। वह यह सोच रही थी कि यह उसके हाथों में जीत का प्रमाण पत्र है, लेकिन अंदर से 2 दस्तावेज निकले। पहला दस्तावेज, घर का असली मालिक। आकांक्षा ने पहले दस्तावेज को पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी नज़रें कागज़ पर दौड़ रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। उसमें लिखा था कि यह घर रमेश जी ने अपने नाम पर नहीं, बल्कि माता पिता के सम्मान के लिए बने एक ट्रस्ट के नाम पर रखा था। कागज़ में साफ लिखा था, यह संपत्ति जीवन काल तक रमेश जी और लता जी की देखभाल करने वाले कानूनी वारिस के पास रहेगी। लेकिन सबसे नीचे एक शर्त थी, जिसने आकांक्षा के दिल की धड़कन रोक दी। अंतिम शर्त ये थी, अगर रमेश जी और लता जी को इस घर से बेदखल किया गया या किसी भी कानूनी वारिस द्वारा
उन्हें अपमानित किया गया तो ट्रस्ट इस घर को तुरंत एक स्थानीय चैरिटी गरीबों के आश्रम को दान कर देगा और वारिसों का इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं रहेगा। आकांक्षा हकलाते हुए, नहीं नहीं, यह सब झूठ है, ये नकली कागजात है। दूसरा दस्तावेज का था? प्रशांत ने दूसरा दस्तावेज उठाया। रमेश जी की वसीयत। इसे पढ़कर प्रशांत जोर से चिल्लाया। उसमें साफ लिखा था कि रमेश जी ने अपनी सारी जीवन भर की बचत, पेंशन फंड और बैंक बैलेंस का सारा पैसा, जो लाखों में था, आकांक्षा या प्रशांत को देने के बजाय एक वृद्धा आश्रम को दान कर दिया है, जिसे सम्मान घर नाम दिया गया है, जहां वह लोग हमेशा रह सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे और बहू को अपनी संपत्ति से पूरी तरह बेदखल कर दिया था। यह दोहरा खुलासा आकांक्षा और प्रशांत को सदमे और दहशत में डाल देता है। आकांक्षा पागलपन में कागज फाड़ते हुए, मैंने क्या कर दिया? यह घर मेरा था, यह सब झूठ है, बूढ़े ने हमें धोखा दिया। प्रशांत जमीन पर बैठकर सदमे में, नहीं पापा माँ। प्रशांत को अब एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपने माता पिता के प्यार को ही नहीं, बल्कि उस सम्मान, उस संपत्ति और उस सुरक्षा को भी खो दिया है, जिसके लिए उसने उन्हें अपमानित होते देखा था। आकांक्षा के लालच और उसके अपने स्वार्थ ने उन्हें बेघर कर दिया था। जिस आज़ादी की खुशी में आकांक्षा उछल रही थी, वह असल में उनके पतन का कारण बन गई थी। आकांक्षा के हाथों से कागजात छूटकर जमीन पर गिर गए थे। प्रशांत अभी भी सदमे में जमीन पर बैठा था। कमरे में सिर्फ उनकी भारी सांसें और टूटे हुए सपनों की आवाज़ गूंज रही थी। आकांक्षा का भयानक लालच, जिसका केंद्र बिंदु यह आलीशान घर था, पल भर में चूर चूर हो गया। उसे पता चला कि जिस कागज का झूठा डर दिखाकर वह दो बुजुर्गों को अपमानित कर रही थी, वह कागज ही उसका सबसे बड़ा शत्रु निकला। उसने अपने अहंकार और क्रूरता के कारण अपने जीवन के सबसे बड़े लालच, घर को हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी जीत एक भयानक हार में बदल गई। उसने महसूस किया कि उसने दौलत नहीं, बल्कि एक साधारण सम्मान की कीमत पर अपना सर्वस्व बेच दिया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखों में अब घिन की जगह एक खाली भयानक दहशत थी। आकांक्षा जोर से चीखते हुए, नहीं, ये बूढ़े ये मेरा घर नहीं ले सकते। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इन्हें धक्के दिए, जलील किया, यह सब इस कागज़ के लिए। और यह बूढ़ा मेरी ही चाल से मुझे हरा गया। वह चीखती हुई जमीन पर गिरी, कागजातों पर झपटी और उन्हें पागलों की तरह फाड़ने लगी। तुम झूठे हो, तुम दोनों झूठे हो। यह मेरा था, मैंने तुम्हें बाहर निकाला, तुम्हें अपमानित किया और तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगी। उसने फाड़े हुए कागजात प्रशांत की ओर फेंक दिए। प्रशांत पर चिल्लाते हुए, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठे हुए? तुम उनके बेटे हो, उठो, जाओ और उन्हें ढूंढो, उन्हें वापस लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कमजोरी की वजह से आज हम सड़क पर आ गए। प्रशांत टूटी हुई आवाज़ में, आकांक्षा चिल्लाओ मत, अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने पहले ही सब खत्म कर दिया। प्रशांत पर अब पछतावे की अग्नि तेजी से जल उठी। उन्हें एहसास हुआ कि उसने पैसों और पत्नी के लालच में अपने माता पिता के सम्मान को खो दिया। अब उसके पास ना तो माता पिता का प्यार था, ना उनकी संपत्ति और ना ही वह घर। उसे पता चला
कि उसने अपने माता पिता की भावनाओं को अनदेखा करके, उनके चुपचाप आंसू पीने की उपेक्षा करके सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। प्रशांत अस्फुट स्वर में, मैंने क्या कर दिया पापा? मैंने आप दोनों को जाने दिया। आकांक्षा की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। यह उनके कर्मों का सीधा और तत्काल फल था। वह दोनों आपस में ही झगड़ने और रोने लगे थे। उसी के ठीक 10 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। प्रशांत ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। बाहर ट्रस्ट के वकील और एक स्थानीय पुलिसकर्मी खड़े थे। वकील शांत और आधिकारिक आवाज़ में, नमस्ते मिस्टर प्रशांत, हम माता पिता समान ट्रस्ट से हैं। हमें पता चला है कि रमेश जी और लता जी को घर छोड़ने पर मजबूर कर गया है। शर्त के मुताबिक संपत्ति का मालिकाना हक तुरंत ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाता है। आप दोनों को यह घर खाली करना होगा। यह सुनते ही आकांक्षा पागलपन की हद तक क्रोधित होकर दौड़ कर आई। आकांक्षा चीखते हुए वकील पर झपटते हुए, यह हमारा घर है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सब मिले हुए हो, ये बूढ़े कहीं नहीं गए, ये यहीं छिपे हुए हैं, ये नाटक कर रहे हैं ताकि मैं और मेरा पति सड़क पर आ जाए। हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं इस घर की मालकिन हूँ। उसने वकील के हाथ से दस्तावेज छीनने की कोशिश की, लेकिन वकील पीछे ही हट गए। वकील दृढ़ता से, मैडम, आपके ससुर रमेश जी के हस्ताक्षर इन कागजात पर है और शर्त साफ है। पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है। पुलिसकर्मी की उपस्थिति ने आकांक्षा के विरोध को तुरंत दबा दिया, लेकिन वह अभी भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आकांक्षा जमीन पर बैठकर बाल नोचते हुए, यह मेरा फर्नीचर है, यह मेरा डिजाइन है। तुम लोग मेरी ज़िंदगी छीन रहे हो। मैं यहीं मर जाऊंगी, लेकिन यह घर नहीं छोड़ूंगी। बूढ़े ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगी। सुनो प्रशांत, कुछ करो, इन्हें मारो, इन्हें बाहर निकालो। प्रशांत शर्म और बेबसी से पत्थर बना हुआ खड़ा रहा। वह जानता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वकील ने घड़ी देखी। वकील, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, केवल निजी सामान ले सकते हैं। आकांक्षा ने तब भी हार नहीं मानी। जैसे ही पुलिसकर्मी ने उसे सामान पैक करने के लिए कहा, उसने किचन में जाकर प्लेटें और मग जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। आकांक्षा चीखते हुए, अगर यह घर मेरा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगी, यह सब बर्बाद हो जाएगा। प्रशांत ने तेजी से उसे पकड़ा और उसे जबरदस्ती बेडरूम में ले गया। 1 घंटे बाद आकांक्षा और प्रशांत को बेइज्जत होकर घर से सिर झुकाए उसे घर से बाहर निकलना पड़ा, जिसे उन्होंने अपने लालच से जीता था। उनके पास सिर्फ कुछ कपड़े और आकांक्षा का गुस्सा था। जिस कार में वे कभी शाम से घूमते थे, आज उसी में बेघर होकर बैठे थे। घर का नाम बदला गया और कुछ ही हफ्तों में वह आलीशान घर सच में एक शांतिपूर्ण वृद्धा आश्रम बन गया, जिसमें रमेश जी और लता जी सभी बुजुर्गों के साथ रहते थे। प्रशांत और उनकी बहू ने मिलने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों ही उनसे नहीं मिले और ना ही मिलना चाहते थे। सभी लोग उनके त्याग और सम्मान की कहानी गाते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।